देखिए आज स्कूल की क्लास में हम अनुसार पढ़ रहे थे सन 2019 का तीसरा सेट। पिछली क्लास में इसके सवाल नंबर 3 के चारों भाग हल हुए थे। आज की क्लास में चौथे सवाल को हल करते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके का सवाल अक्सर आता रहता है, आपको फर्स्ट ईयर में भी ये सवाल मिलेगा। चलिए तो हमने हल करके आपको दिखाया था, फिर से हल कर रहे हैं। देखिए √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, ये बात सही है, लेकिन तुम्हें सिद्ध करना है तो तुम्हें कुछ तर्क देना पड़ेगा, यानी इसके उल्टा मानना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम माना कि दिया गया कथन असत्य है। क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम या माना कि दिया गया कथन असत्य है। जब ये मान लिया कि दिया गया कथन असत्य है तो इसका मतलब √2 क्या है? फिर परिमेय संख्या है। लिखेंगे जो बोला है हमने, सर्वप्रथम या माना कि दिया गया कथन कैसा है? असत्य है। इसका मतलब √2 क्या है? परिमेय संख्या है। दो पूर्णांक P और Q लिए, दो पूर्णांक P और Q लिए जिनका अस्तित्व इस प्रकार है। दो पूर्णांक P और Q लिए जिनका अस्तित्व का मतलब होता है महत्व, अस्तित्व इस प्रकार है। दो पूर्णांक P और Q लिए जिनका अस्तित्व इस प्रकार है कि √2 बराबर P/Q। यहां पर लिख देंगे जहां P और Q का कोई मासा नहीं है, लिख दो, यानी महत्तम समापवर्तक नहीं है। चाहे लिख दो समापवर्तक नहीं है। समापवर्तक का मतलब हो जाएगा भी, उसमें भी तो आ जाएगा मासा। तो √2 बराबर P/Q जहां P और Q का कोई क्या नहीं है? समापवर्तक, यानी कहते हैं चाहे महत्तम समापवर्तक नहीं है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दो दोनों पक्षों का वर्ग, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 बराबर P²/Q²। तो यहां से देखिए बेटा P² बराबर क्या आ जाएगा? 2Q²। समीकरण नंबर 1। एक और पूर्णांक R लिया जिसका अस्तित्व इस प्रकार है। एक और पूर्णांक R लिया जिसका अस्तित्व इस प्रकार है कि P बराबर 2R। P बराबर 2R। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 2। चाहे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ना चाहो तो ना डालो इसको कुछ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दो दोनों पक्षों का वर्ग, तो क्या आ जाएगा? P² बराबर 4R²। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करोगे तो क्या होगा? बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर कर दीजिए समीकरण 1 और 2 की तुलना, तो क्या हो जाएगा? देखिए बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष बराबर हो जाएगा। तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा? 2Q² बराबर 4R²। अब देखिए 2 से कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो यहां से भी देखिए Q² बराबर क्या आ जाएगा? 2R²। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। देखिए समीकरण 1 और 3 से, देखिए समीकरण 1 में क्या है? ये दो जो गुणा में इधर का में जाएगा, भाग में जाएगा। समीकरण 1 में जो संख्या 2 है वो P² को विभाजित कर रही है। किसको विभाजित कर रही है? P² को विभाजित कर रही है। तो अगर P² को विभाजित कर रही है तो ये P को भी विभाजित करेगी, ठीक। और समीकरण 3 में संख्या 2 किसको विभाजित कर रही है? Q² को। यानी संख्या 2 ऐसी है जो P को भी विभाजित कर रही है और Q को भी विभाजित कर रही है। तो जो मासा क्या होता है? जो दो पद हैं तो दोनों में मिले,
3 हो तो तीनों में मिले। तो संख्या 2 ऐसी है जो P को भी विभाजित कर रही है और Q को भी विभाजित कर रही है। तो इसका मतलब P और Q दोनों में मिल रही है, दोनों में मिली तो इसका मतलब P और Q का मासा क्या हो गया? 2। P और Q का मासा 2 हो गया। तो इसने हमारी परिकल्पना का क्या कर दिया? विरोध, क्योंकि यहां पर हमने माना था P और Q का कोई मासा नहीं है। जैसे इसने हमारी परिकल्पना का विरोध किया, अतः √2 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई? यहां पर क्या लिखोगे? समीकरण 1 और 3 से स्पष्ट है कि संख्या 2 ऐसी है जो P और Q दोनों को विभाजित कर रही है, इसलिए P और Q का मासा 2 है। जिसने हमारी परिकल्पना का विरोध किया, इसलिए √2 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या आप जानते ही हो कि कोई तुमसे पूछ लिया अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, कौन बताएगा? वहां से इसको लड़ाई मरे का किसे कहते हैं? रूट के अंदर लिखी हुई संख्या कहलाती है परिमेय संख्या। रूट के अंदर ये लिखा है, ये परिमेय संख्या है क्या? बता चुके हैं लेकिन इतनी याद नहीं रहती है, इन पढ़ाई की बातों में नहीं याद रहेगी। याद रही? नहीं याद रही। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उन पर रूट लगा दिया जाए तो अभाज्य संख्या 2 अभाज्य संख्या नहीं है क्या? मैंने बताया तुम्हें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 और 1 ही केवल ऐसी होती है अभाज्य संख्या जो सम होती है, बाकी सब विषम होती है। अभाज्य संख्या जानते ही हो, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। कौन कौन से? एक 1 हो, दूसरी वो संख्या स्वयं। तो संख्याएं क्या होती हैं? तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उन पर रूट लगा दें तो वही होती हैं अपरिमेय संख्या होती है। इसका नंबर आपका हो गया। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? इस तरीके का सवाल अक्सर आता रहता है और हमने हल भी कई सवाल कराए थे कि √3, √5, √7। अब देखिए बेटा दूसरा इसका चौथे का ख नंबर कह रहा है 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों जो 3 से विभाज्य हों का योग ज्ञात कीजिए। जान गए होंगे किसका सवाल है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का सवाल है। इसीलिए पूरा जितना किताब में है वो आपको पढ़ लेना है अच्छे से, और इसीलिए मैं अनुसार भी पढ़ा रहा हूं कि 30% कम उस समय खो जाएगा जब पेपर अगर अनुसार से बन गया। बहुत ज्यादा उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम सोचोगी इसमें नहीं दिया है तो फिर उसमें केस होगा, तब तक तुम इंटर पास हो जाओगे जब तक केस का फैसला होगा। इसलिए जितना है पूरा पढ़ो। 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का योग याद करना है जो 3 से विभाज्य हों, और इनका योग भी याद करना है। तो पहले 2 और 100 के बीच विषम पूर्णांक लिखें। 2 और 100 के बीच, लेकिन पूरा हम सीधे वैसे ही लिखें। 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य हो। 2 और 100 के बीच विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य है। बताओ क्या होगा? पहला तो 3 ही हो जाएगा, दूसरा 6 विषम आएगा। 2 और 100 के बीच विषम पूर्णांक चाहिए जो 3 से विभाज्य हो। 9 हो गया, फिर 15, फिर डाट 99। इतनी बात तो समझ गए होगे। अरे विषम तो 3 के बाद 5 भी होगा ना, लेकिन वो 3 से विभाज्य नहीं है। विषम चाहिए लेकिन कैसे विभाज्य हो? 3 से विभाज्य हो। तो इसका योगफल तब हम ज्ञात कर पाएंगे जब हम जान पाए कि यहां से यहां तक पद कितने हैं। जैसे कि 3, 9, 15 ऐसे है तो लगातार 99 तक लिखो, फिर गिनो। तो छोटी है, गिन लोगे। अगर ये कह देता 2 और 10,000 के बीच 3 से विभाज्य संख्याएं ज्ञात करो, तब फिर ऐसे पूरी लिख लेते क्या? तब तो डाट डाट में लिखना पड़ता। चलिए सबसे पहले प्रथम पद लिखते हैं। प्रथम पद A बराबर 3,
सर्वांतर या जिसे कहते हैं पदांतर, डी बराबर, पदांतर का मतलब पदों के बीच का अंतर, डी बराबर T2 माइनस T1। टर मान होता है पद, T1 का मतलब पहला पद, T2 का मतलब दूसरा पद, T3 का मतलब तीसरा पद। तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अच्छा, अंतिम पद दिया है बेटा, अंतिम पद, अंतिम पद यल कितना है 99। सबसे पहले यन का मान ज्ञात कर लेंगे, इसमें पद कितने होंगे। तो देखिए एपी का अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र बेटा क्या होता है, एपी का अंतिम पद यल बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यल का मान कितना है 99 बराबर ए का मान 3 प्लस एन का मान ज्ञात करना है -1 इंटू डी का मान 6। 3 इधर लिया 99 इधर ये प्लस में -3 बराबर 6 और एन -1। 99 में घटाओ 3 कितना आएगा 96। ये का एम ए, चाहे इसमें अंदर गुणा करके करो, चाहे ये देख लो इधर का एम ए है, गुणा में तो इधर का एम ए आ जाएगा, भाग में बराबर एन -1। 6 का भाग दो इसमें, 6 का नम 6, 3 बचा और 36 16 बराबर एन -1। एन का मान क्या करना है, -1 इधर है, तो एन बराबर आ जाएगा 16 धन 1, तो एन बराबर 17। तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन करता कि 2 और 100 के बीच कितनी विषम पूर्णांक है जो 3 से विभाज्य है, तो कितनी विषम पूर्णांक है जो 3 से विभाज्य है 2 और 100 के बीच 17। तो एक आंसर ये हो गया। दूसरा इसका योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए एपी का योगफल, एपी का योगफल ज्ञात करने के 2 सूत्र होते हैं। एक होता है एसएन बराबर n/2 ए प्लस एल, और एक होता है एसएन बराबर n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी। इस सूत्र का प्रयोग तब कर सकते हैं पहले वाले का जब हमें अंतिम पद ज्ञात हो, और इस सूत्र का प्रयोग दोनों स्थितियों में कर सकते हैं, जब अंतिम पद ज्ञात हो तब भी और ना ज्ञात हो तब भी, नीचे वाले का। ठीक, तो इसमें देखिए अंतिम पद ज्ञात है तो ये सूत्र लगाने से सवाल छोटा हो जाता है। ठीक, और ये वाला लगा दोगे आएगा तब भी, बस थोड़ा सा बड़ा होगा। तो चलिए यही लगा देते हैं, एन बराबर n/2 a प्लस एन। तो एन का मान कितना आया 17, तो यस 17 बराबर एन का मान 17, तो 17/2। ए का मान बोलो कितना है बेटा, ए का मान 3 है, और यल का मान कितना है 99। तो 17/2 गुणते, जोड़िए इसको 102, 2 से काट दो, 51 दूनी 102, इसका इसमें गुणा कर लो, 17 का नम हासिल 1, 17 गुणते 5 85 और 1 86, 867 होगा इसका योगफल। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया है। ग नंबर देखिए, ग नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु दिए हैं जो संरेख है। अभी हमने पढ़ाया था 2-3 दिन पहले संरेख कैसे होते हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए 0 हो जाए तो बिंदु संरेख होते हैं। और एक दूसरी भी बताई थी कि पहले को ए मान लो, दूसरे को बी, तीसरे को ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी ए निकालो। इसमें देखो सबसे बड़ी भुजा जो हो शेष दोनों छोटी भुजाओं के योग के बराबर हो तो भी बिंदु संरेख होते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे हम 5 तरीके से संरेख सिद्ध करके दिखाएंगे आपको। तो अभी आप कम दिमाग के हो इसलिए कम जानो, जब ज्यादा दिमाग हो जाए तो ज्यादा बता देंगे। ए का निर्देशांक कितना है 6,9, बी का 0,1 और सी का क्या है -6, इसको क्या सिद्ध करना है संरेख। तो संरेख कब होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाए 0 तब आ जाएगा तब संरेख होगा। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए पहला बिंदु हो गया x1 y1, दूसरा हो गया x2 y2, तीसरा हो गया x3 y3। तो 1/2 x1 का मान बताओ 6, y2 का मान 1 माइनस y3 का मान तो माइनस माइनस प्लस x2 का मान 0, y3 का मान -7 माइनस y1 का मान 9 प्लस x3 का मान -6, y1 का मान 9 माइनस y2 का मान है 1। आई को निकाल रही 1/2 6 गुणते 7 धन 1 प्लस 0 गुणते माइनस का -16 और प्लस माइनस का गुणा -6 गुणते 9 माइनस 1 8। 1/2 8 छंग 0 गुणा चाहे संख्या में करो 0 आता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, लेकिन 0 ना प्लस होता है ना माइनस, 0 ना मतलब कि 0 माइनस में नहीं है। 0 चाहे माइनस में लिखा हो चाहे प्लस में, वो 0 ही होगा। और 0 सब कुछ होता है। 0 सम भी है, 0 विषम भी है, 0 4 से भी भाज्य है, 0 5 से भी भाज्य है। भाज्य किसे कहते हैं? इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, 0 भाग दो 2 का नहीं चला जाएगा पूरा पूरा, 0 भाग 3 का दो 0 में तो क्या आएगा? 0 सब कुछ है। क्या है? -8 छंग 48। तो इससे ये कट गया, 1/2 गुणते 0 बराबर 0 लिखेंगे। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 वर्ग मात्रक है, अतः दिए गए बिंदु संरेख होंगे। क्योंकि त्रिभुज अगर होगा तो क्या होगा? उसका क्षेत्रफल 0 नहीं होगा। और अगर 3 बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो त्रिभुज बन जाएगा क्या? नहीं बन जाएगा। तभी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया है। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, इसलिए तीनों बिंदु कैसे हैं? संरेख हैं। आई बात समझ में कि ना आई? चलिए ये हो गया आपका घ नंबर। अब देखते हैं घ नंबर। चलो लिखो। कह रहा है कि बिंदु सी पर समकोण, एक समकोण त्रिभुज एबीसी। लेकिन कौन सा कोण समकोण है? थोड़ा किताब में देखो जैसे ज्यादा समझना होगा। बिंदु सी पर समकोण, कौन सा कोण समकोण है? सी पर, यानी ये है समकोण। तो यहां पर ए हो जाएगा तो फिर ऊपर कहीं बी हो जाएगा। चाहो तो आप ए यहां लिख दो, बी यहां लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। बिंदु सी पर समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि tan a बराबर 1, tan a बराबर 1, तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। चलिए एक तो पहले तुरंत देख लीजिए विधि कि त्रिभुज हम ना भी बनाए तब भी अपना काम चलेगा। कैसे? देखिए बेटा, फर्स्ट मेथड देख लीजिए पहले कि tan a बराबर 1 है। tan में किसका मान 1 होता है? तो tan a बराबर tan 45। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 45 अंश। ठीक। अब जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या है? 2 sin a इंटू cos a। इसको भी दो तरीकों से हल करेंगे हम। कैसे? 2, अब sin a का मान 45 गुणते cos a का मान 45, तो 2 गुणते sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, तो 2 गुणते 1 गुणते 1 2 आ जाएगा, √2 गुणते √2 2 हो जाएगा। कितना आ गया? 1 आ गया। 1। देखिए इसी तरीकों को भी दो तरीके से हल कर सकते हैं। या तो बेटा हमने क्या का सूत्र लिखाया है? sin 2a का सूत्र लिखाया है। क्या? 2 sin a इंटू cos a। तो sin और 2 इंटू a का मान 45, तो sin 45 दूना 90 और sin 90 का मान 1।
इसको भी दो तरीके से हल कर सकते हैं ना। दूसरी विधि देखिए आप कि ये ए है, कोण ए, तो ये कोण ए है कि नहीं है। अगर ए इधर लिखते तो लंब इधर होता, ए इधर है तो ए के सामने की भुजा लंब हुई, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इसमें बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, एक। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं सकते हैं। अब ये क्या अंश का कोण है, 90 अंश का, इसके सामने की भुजा क्या है, कर्ण। तो इस पर लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये है आपका सेकंड मेथड। इस फर्स्ट मेथड को भी दो तरीके से हल किया गया, अब ये बताते हैं आपको सेकंड मेथड। तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC का मान 1 का स्क्वायर प्लस BC का मान 1 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1, AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2। तो AB बराबर बेटा क्या आ जाएगा, √2। क्या आ जाएगा, √2। तो देखिए हमें क्या है कि मान की जरूरत पड़ेगी, वो निकाल लिया जाए यहां से। साइन ए का मान, तो साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए क्या होगा, BC बटे AB। अगले स्टेप में BC का मान 1 और AB का मान √2। कास ए बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण यानी कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो क्या हो जाएगा, AC बटे AB। तो कास ए बराबर क्या हो जाएगा, AC का मान 1, AB का मान √2। आइए सवाल जो लिखा है आप उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बेटा 2 साइन ए इंटू कास ए। तो 2 साइन ए का मान रखो कितना है, 1 बटे √2 गुणते कास ए का मान रखो 1 बटे √2। ऊपर गुणा करो क्या हो जाएगा 2, नीचे √2 गुणते √2 1। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। तो आप कुल मिला के 3 तरीके हो गए। उन 3 तरीकों में से जो सरल लगे उसका आप उपयोग कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा उपयोग आपको सूत्रों का करना है, क्योंकि अभी आप धीरे से काम अगर चला भी लोगे हाई स्कूल में तो फर्स्ट ईयर फिर इंटर फिर आगे आपको सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा। यदि आप यहीं से याद करके चलते हैं तो आपका आगे का काम जो होगा बहुत सरल हो जाएगा। ना केवल त्रिकोणमिति में बल्कि अवकलन समाकलन इंटर में करोगे तो वहां पर भी ये सूत्र त्रिकोणमिति के रखने पड़ते हैं, इसलिए त्रिकोणमिति के सूत्र अभी से पूरे याद कर लेने चाहिए। और एक एक सूत्र मैंने बता रखा है आपको, और ऑनलाइन में भी आपको एक एक सूत्र बता दिया गया है। चलिए इतना करिए पहले।